चंगेज खान इस बात पे जानता था कि अगर ख्वारिज़म अंपायर से उनकी दोस्ती हो गई तो उसमें मंगोल अंपायर को ही ज़्यादा फायदा है। उसको उसने एग्जीक्यूट कर दिया। ये अटैकिंग फोर्स बहुत छोटी है, सिर्फ 20,000 फौजी हैं इसके अंदर, और हर फौजी घुड़सवार है, और हर फौजी के पीछे 4 से 5 ऐसे घोड़े हैं जिनके ऊपर कोई घुड़सवार नहीं है। उनके पास जो घुड़सवार थे उनके पास स्पेशल टाइप के तीर थे, क्योंकि वो तीरों में ऐसा टार चिपका के उसमें आग लगा के फायर कर रहे थे। इस पूरे हमले में मंगोल आर्मी ने इतने सारे लोगों को मारा था कि उन कुछ सालों में धरती का कहानी शुरू होती है साल 1218 से। उस टाइम ख्वारिज़म अंपायर का राजा था मोहम्मद द सेकंड। जब आप ये मैप देखेंगे तो जैसे आपको वेस्ट साइड पे ये ख्वारिज़म अंपायर नजर आ रहा है, इसका साइज देखिए, और फिर ईस्टर्न साइड पे देखिए, ये था मंगोल अंपायर। ये भी जैसा आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा अंपायर था। पर इन दोनों अंपायर्स को आप कंपेयर करेंगे तो साइज में तो मंगोल अंपायर बड़ा लग रहा है, पर मंगोल अंपायर उतना रिच और कल्चरली इतना डाइवर्स नहीं था। 1218 के पहले तक इन दोनों अंपायर्स में काफी अच्छे, इनफैक्ट काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस थे, क्योंकि इस टाइम के पहले इन दोनों का एक ही कॉमन एनिमी था जिनको ये दोनों मानने की कोशिश कर रहे थे। तो बहरहाल 1218 में मंगोल अंपायर से 3 एम्बेसडर्स आए और वो मोहम्मद द सेकंड के पास गए और उनको कहा कि हमारे राजा चंगेज खान चाहते हैं कि हम दोनों आपस में बात करके, हम दोनों अंपायर्स, ये जो सिल्क रूट है इसको वापस खोल दें ताकि चाइना का जो रीजन है वो यूरोप के साथ एक बार फिर से जुड़ जाए। मंगोल अंपायर के शासक चंगेज खान इस बात को अच्छे से जानते थे कि ख्वारिज़म अंपायर बहुत बड़ा तो है ही, पर बहुत ही रिच भी है। कुछ शहर थे इस अंपायर के अंदर, जैसे बुखारा हो गया, समरकंद, इसमें बहुत वैल्यू, बहुत वेल्थ थी। तो चंगेज खान चाहते थे कि इनका कुछ सामान हमारे पास है और हम इसके बदले में अपना कुछ सामान दें, ताकि ऐसे दोनों जगहों पे व्यापार हो और आदान प्रदान हो चीज़ों का। तो इसी चीज़ के लिए चंगेज खान ने अपने 3 मंत्रियों को भेजा, और ये तीनों मंत्री अपने साथ काफ़ी सारा सामान लेके आए थे मोहम्मद द सेकंड को रिक्वेस्ट करने के लिए कि आप ये सिल्क रूट की बात पे थोड़ा ध्यान दीजिए और हमसे एक संधि करिए। चंगेज खान इस बात पे जानता था कि अगर ख्वारिज़म अंपायर से उनकी दोस्ती हो गई तो उसमें मंगोल अंपायर को ही ज़्यादा फायदा है। तो ये जब सारी बात हुई तो उसके कुछ महीनों के बाद मंगोल अंपायर से एक बड़ा सा जत्था, बहुत बड़ा एक कारवान निकला, और वो ख्वारिज़म अंपायर के नॉर्थ ईस्ट साइड में एक शहर था ओतरार, वहां पहुंचा। अच्छा, इस कारवान में बहुत सारे मर्चेंट्स थे, बहुत व्यापारी थे, और उनके पास बहुत सारा सामान था जो मंगोल अंपायर से लेके आ रहे थे। पर यहाँ पे क्या हुआ देखिए, ओतरार का जो गवर्नर था, जो ख्वारिज़म अंपायर का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर था, उसने क्या सोचा कि ये जो पूरा कारवान आया है इसमें सारे जासूस भरे हुए हैं। तो उसने क्या किया, ये सारे कारवान को उसने पकड़ लिया और जितने इसमें लोग थे उन सबको उसने मार दिया, और जो सामान था उसको जब्त कर लिया। अब इसने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा शक क्यों हुआ कि वो जासूस थे या एक्चुअली वो जासूस ही थे, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इस एरिया में जो हिस्ट्री लिखी गई है वो बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन है। ख्वारिज़म अंपायर के रिकॉर्ड्स कुछ और कहते हैं, मंगोल रिकॉर्ड्स कुछ और कहते हैं, बट ये तय है कि ओतरार के गवर्नर ने इन सारे लोगों को मरवा दिया और सामान जब्त कर लिया। जब इतने जो कारवां में व्यापारी थे उनके मरने की खबर जब चंगेज खान को मिली तो वो बहुत गुस्सा हुआ। उसने तुरंत एक मैसेज भिजवाया, इस बार अपने एक और मंत्री को भेजा, उसके साथ 2 आर्म्ड गार्ड्स भेजे, फिर से भेजे मोहम्मद द सेकंड के पास, और उनको कहा कि आपके जो ओतरार के गवर्नर ने ये जो हरकत की है इसके लिए उसको आप पनिशमेंट दो और आप माफी मांगो हमसे। अब मोहम्मद शाह को लगा कि मेरा अंपायर इतना बड़ा है, इतना पैसा है मेरे पास, और मेरे पास इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी है, ये मंगोल्स ही मेरे पास पहले संधि का प्रस्ताव लेके आए थे, तो इनकी क्या औकात है कि मेरे से कह रहे हैं कि सॉरी बोलो। तो मोहम्मद शाह ने सॉरी तो नहीं कहा, पर जो ये मैसेज लेके आया था मैसेंजर, उसको उसने एग्जीक्यूट कर दिया और फिर गला काट के वापस भेज दिया मंगोल एम्परर चंगेज खान के पास। यहाँ पे चंगेज खान आग बबूला हो गया। पहली चीज तो ये कि मोहम्मद शाह ने मंगोल ऑन्टराज की, उनके लोगों की 2 बार इंसल्ट की, और दूसरी बात ये कि चंगेज खान की एक पॉलिसी थी कि ये जो मैसेंजर्स होते हैं, जो एम्बेसडर्स होते हैं, जिनको आप राजदूत कहते हो, जिनका काम होता है कि एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचा रहे हैं, वो बिल्कुल हमला नहीं करने जा रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचाने नहीं जा रहे हैं, तो उनको हार्म नहीं करना चाहिए, उनको इम्यूनिटी मिलनी चाहिए। परंतु मोहम्मद शाह ने मंगोल अंपायर के एम्बेसडर को मार दिया और उसका गला काट के भेजा था। तो इसीलिए चंगेज खान आग बबूला हो गया और उसने ऐलान कर दिया कि अब जंग होगी। अब दूसरी तरफ मोहम्मद शाह भी इस बात को जानता था कि उसने ये जो इंसल्ट की है मंगोल एम्परर की, इसका कुछ तो रिस्पॉन्स आएगा, तो वो एक तरह से मन में तैयार था कि अब तो लड़ाई होगी। पर वो इस बात को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट था कि उसकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। पहली बात तो ये कि ख्वारिज़म अंपायर में ताकतवर था, उनके पास 4 लाख सोल्जर्स थे, और इसके अलावा जो मोहम्मद शाह की पोजीशन थी वो बहुत ही नेचुरली प्रोटेक्टेड थी।
नेचुरल डिफेंस था उसके पास। अगर आप समरकंद के नॉर्थ पे देखें तो आप एक किजलकुम नाम का एक बहुत बड़ा सा मरुस्थल है, डेजर्ट है, जिसको आप पार नहीं कर सकते। फिर आप अगर ईस्ट पे देखें तो सिर ए दरिया नाम की बड़ी सी नदी है 500 मील लंबी। अगर आप वेस्ट पे देखें तो अमू दरिया नाम की एक बहुत बड़ी नदी है, उसको भी क्रॉस करना आसान नहीं है। और अगर आप साउथ पे देखेंगे तो अगर मंगोल आर्मी अटैक करने आ रही है तो साउथ से अगर घूम के वो आएंगे नीचे समरकंद पे हमला करने के, तो बहुत बड़ा रूट होगा, उतना बड़ा रूट उनकी आर्मी नहीं लेगी। मोहम्मद शाह इस बात को लेकर काफी कॉन्फिडेंट थे कि ये जो मंगोल अटैक आएगा ये ट्रांस ऑक्सेनिया के ईस्ट की तरफ से आएगा, क्योंकि वहीं से मंगोल अंपायर सबसे नजदीक है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सारे सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि उनके जो बड़े बड़े शहर हैं उनके बाहर एक पेरीमीटर बना के आप वेट करो, डिफेंसिव पोजीशन बना के, ट्रेंचेस बना के आप बैठ जाओ। और अपने कुछ सोल्जर्स की एक टुकड़ी को उसने सिंध दरिया की नदी के बिल्कुल साइड में तैनात कर दिया, ताकि अगर मंगोल आर्मी इस नदी को क्रॉस करने की कोशिश करती है तो तुरंत उनको मोहम्मद शाह की आर्मी से टक्कर लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से मोहम्मद शाह की डिफेंसिव पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग थी। तो साल 1219 में समर्स के महीने में न्यूज आने लगी कि कुछ मंगोल को देखा गया है कि वो सिर्फ दरिया नदी के दक्षिणी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, फरगना वैली से आके वो ट्रांस ऑक्सेनिया के ईस्ट की तरफ से हमला करने वाले हैं। तब मोहम्मद शाह ने अपने बेटे जलालुद्दीन को एक सेना लेके भेजा कि तुम जाके मंगोल अटैक को रोको। यहाँ पे जो मंगोल अटैक आ रहा था उसको लीड कर रहे थे मंगोल जनरल ज़ैब। इस लड़ाई में मोहम्मद शाह यानी जलालुद्दीन की जीत हुई और मंगोल्स रिट्रीट कर गए, वो वापस लौट गए। जब इस जीत की खबर लेके जलालुद्दीन अपने पिता मोहम्मद शाह के पास गए तो जलालुद्दीन ने ये बताया कि हमने बहुत सुना था मंगोल्स के बारे में कि ये बहुत खतरनाक होते हैं और इनसे लड़ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत तेजी से अटैक करते हैं, बट उनकी आर्मी को देख के ऐसा लगा नहीं, क्योंकि वो लोग ऐसे घोड़े पे थे जो बहुत वीक लग रहे थे, सोल्जर्स की भी एकदम उनकी हवाइयां उड़ी हुई थी, बहुत थके हुए लग रहे थे। तो ऐसा लगता नहीं है कि मंगोल्स की जितनी बड़ी रेप्यूटेशन है उतना एक्चुअली वो लोग खतरनाक है। जलालुद्दीन ये कह रहा था कि मैंने खोदा पहाड़ और निकली चाहिए। ये बात सुन के मोहम्मद शाह को बहुत कॉन्फिडेंस आया, तो उसने क्या किया, जहां पे मंगोल्स ने अभी अटैक किया था उसी एरिया में और रीइंफोर्समेंट्स भेज दी, ताकि अगर मंगोल्स वापस अटैक करें तो उनको फिर से हरा दें। पर वहां पे इस बार मंगोल्स ने अटैक नहीं किया। उन्होंने जो अटैक किया वो उन्होंने किया नॉर्दर्न साइड पे, उटरार शहर के पास, वही शहर जिस शहर के गवर्नर ने मंगोल व्यापारियों को मारा था। उस शहर पे इतना तेज हमला किया मंगोल सोल्जर्स ने कि इसका जवाब मोहम्मद शाह की आर्मी के पास नहीं था। उतरार को उन्होंने जीत लिया और फिर उस गवर्नर को उन्होंने कैप्चर किया और पनिशमेंट के लिए मंगोल सोल्जर्स ने उस गवर्नर के आंख और कान में गला हुआ सिल्वर डाल दिया। मंगोल फोर्सेस ने उतरार यानी जहां पहले अटैक किया था उसके नॉर्थ में इतना तेजी से और इतना अनएक्सपेक्टेड हमला किया कि मोहम्मद शाह और उनकी फोर्सेस पूरी तरह दंग रह गई। और इसी वजह से मंगोल्स की इस टैक्टिक्स को शॉक एंड ऑ टैक्टिक्स कहते हैं, क्योंकि आपने अपने एनिमी को पूरी तरह शॉक में डाल दिया और वो ओवरवेल्म हो गया कि कैसे इसने अचानक से इतनी अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन से कैसे हमला किया। इसीलिए मोहम्मद शाह ने अपनी कुछ सेना को नॉर्थ के हिस्से में भेज दिया उस एरिया को रीइंफोर्स करने के लिए। बट अब मंगोल्स का प्लान कुछ और था। यहां हमला करने के बाद मंगोल्स ने अपनी सेना को दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्से को लीड कर रहे थे जनरल जोची और दूसरे को लीड कर रहे थे जनरल ज़ैब, वही जो फरगना वैली में हारे थे जलालुद्दीन से। जनरल जोची की फोर्स सिर्फ दरिया नदी से बिल्कुल साथ लगते लगते उतरार के नीचे की तरफ आने लगी और जनरल ज़ैब की फोर्स उतरार के नीचे आके कहीं गायब हो गई। किसी को पता नहीं था कि जनरल ज़ैब की फोर्स कहाँ गायब हो गई। उनके पास सिर्फ 20,000 फौजी थे और सब घुड़सवार थे, मतलब 20,000 की जो फोर्स थी ये प्योरली कैवलरी थी। और इनकी टैक्टिक्स पिस्ट बैटल यानी सेट बैटल में लड़ना नहीं था। ये क्या करते थे, नदी के अलोंग आगे बढ़ रहे थे और यहाँ पे जितने भी शहर थे उन पे हमला करते थे और लूटपाट मचा के, डिस्ट्रक्शन मचा के वहां से भागते थे। इसके वजह से एक के बाद एक शहर पे जो अटैक कर रहे थे तो मोहम्मद शाह की आर्मी को पता नहीं चल रहा था कि हम कहाँ जाके डिफेंड करें, क्योंकि उनका कोई सेट पैटर्न नहीं था। हमला करके ये वापस जंगलों में भाग जाते थे या पहाड़ में चले जाते थे और वहां पे इनके घोड़े इतने तेज थे कि मोहम्मद शाह की आर्मी इनको पकड़ नहीं पा रही थी। इस तरह से बिना लड़ाई किए जनरल जोची ने मोहम्मद शाह की फोर्सेस को पूरी तरह तंग करके रखा था। अब दूसरी तरफ जनरल ज़ैब की फोर्स कहाँ थी ये किसी को पता नहीं था। जनरल जोची की जो इतनी सारी रेड्स हो रही थी ये सब सक्सेसफुल हो रही थी और इन रेड्स की खबर जब मोहम्मद शाह को मिलने लगी तब उनको पता चला कि ये जो मंगोल अटैकिंग फोर्स है ये अभी तक जितनी भी फोर्सेस उन्होंने देखी है उनसे काफी अलग है। पहली चीज तो ये कि ये अटैकिंग फोर्स बहुत छोटी है, सिर्फ 20,000 फौजी है इसके अंदर और हर फौजी घुड़सवार है और हर फौजी के पीछे 4 से 5 ऐसे घोड़े हैं जिनके ऊपर कोई घुड़सवार नहीं है। उसका पर्पस ये था कि मंगोल फोर्स बहुत तेज मूव करती थी, तो एक घोड़ा जब बहुत तेज चलते चलते थक गया
तो जो घुड़सवार है वो तुरंत दूसरे घोड़े पे बैठ जाएगा। जो बाकी घोड़े हैं उनको लेके चलने का पर्पस ये भी था कि आगे जाके अगर खाना नहीं मिलता, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो इनमें से किसी एक घोड़े को मार देंगे और उसी से खाना बना लेंगे। इस तरह से मंगोल फोर्सेस को, उनकी जो रेडिंग पार्टी थी, उनको खाने के लिए कहीं रुकना नहीं पड़ता था। एक सप्लाई चेन या खाने के लिए एक वैगन पीछे लेके चलने नहीं पड़ती थी, जिसकी वजह से वो बहुत तेज मूव कर पाते। मैंने जिज्ञासिम पे इतनी सारी हिस्टोरिकल बैटल्स को एनालाइज किया है और आपको पता होगा कि इस तरह से तेज मूव करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर उस जमाने के लिए, हम बात कर रहे हैं 13th सेंचुरी के स्टार्टिंग की, ये बहुत नई और बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि उसके पहले की जो आर्मीज थी, जब वो मूव करती थी तो बहुत पूरा अपना खाने पीने का सामान, पूरा सप्लाई चेन्स लेके चलती थी। तो इस तरह की छोटी मोबाइल अटैकिंग फोर्सेस उस समय के लिए बहुत ही इनोवेटिव थी। साथ ही साथ ये भी खबर आ रही थी कि जो मंगोल घुड़सवार है, इनका मार्क्समैनशिप बहुत अच्छा है। मतलब घोड़े को दौड़ाते हुए भी जब ये तीर चलाते हैं तो बिल्कुल निशाने पे लगता है। अब इसी सब के बीच अचानक से मोहम्मद शाह को खबर मिलती है कि जनरल ज़ैद, जो कहीं गायब हो गए थे पहले, वो ट्रांसऑक्सानिया के नॉर्थ वेस्ट से अब हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से मोहम्मद शाह पूरी तरह हैरानी में रह गए कि ये कैसे इनकी फोर्स यहाँ उत्तरार्ध से नीचे गायब हुई थी, नॉर्थ वेस्ट में कैसे पहुंच गए, वो भी इतने जल्दी। बिल्कुल परेशान होकर मोहम्मद शाह के पास जो आखिरी रिजर्व 50,000 की फौज थी, वो उन्होंने अब जनरल ज़ैद को रोकने के लिए नॉर्थ वेस्ट में भेज दी। उन्होंने देखा था कि हमने पहले फरगना की लड़ाई में जनरल ज़ैद को हराया, तो हम यहाँ पे भी हरा देंगे। बट इस बार जनरल ज़ैद का इरादा कुछ और था। ऐसा कहते हैं कि उनका प्लान था, पहली बार जो फरगना वैली में लड़ाई हुई उसमें उनको जानबूझ के हारना ही था और फिर रिट्रीट करना था, ताकि मोहम्मद शाह की फोर्सेस कॉम्प्लेसेंट हो जाए, उनको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए। बट अब जब लड़ाई हुई नॉर्थ वेस्ट के पास, वहां पे जनरल ज़ैद पूरी तरह तैयार थे। उनके पास जो घुड़सवार थे, उनके पास स्पेशल टाइप के तीर थे, क्योंकि वो तीरों में ऐसा टार चिपका के उसमें आग लगा के फायर कर रहे थे। उसके अलावा उनकी जो वेशभूषा थी, उसमें उन्होंने इस तरह का सिल्क पहना था जिसपे अगर तीर लगे तो वो बॉडी में घुसता नहीं था, और घुसा भी तो हल्का सा डैमेज करेगा, आसानी से मार नहीं पाता था। उसके सामने जो मोहम्मद शाह की आर्मी थी, उनकी आर्मी में बहुत कुछ ही लोगों के पास इतना अच्छा क्वालिटी का आर्मर था, और इन्हीं सब कारणों की वजह से इस लड़ाई में मंगोल आर्मी की जीत हुई। जब ये खबर मोहम्मद शाह को मिली तो समझ गए कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो वेस्ट की तरफ भागेंगे और वहां पे जाके अपनी आर्मीज को लेके अपने एलाइज को इकट्ठा करेंगे और फिर वहां से लड़ाई करेंगे। जब वो ये सब बैठ के फैसला कर ही रहे थे तो अचानक से उनको खबर मिली कि बुखारा के बाहर एक और मंगोल आर्मी आ गई है और इस आर्मी को लीड कर रहे हैं खुद चंगेज खान। अब मोहम्मद शाह पूरी तरह बौखला गया कि ये कहां से आए हैं, क्योंकि अभी तो इनकी एक आर्मी नॉर्थ वेस्ट में थी, एक दूसरी आर्मी ओतरार के पास आई थी, एक नीचे से थी, ये कहां से आ गई। ऐसा कहा जाता है कि चंगेज खान यहां पहुंचा था ऊपर के उसी डेजर्ट को पास करके, जिसको सब कहते थे कि इस डेजर्ट को पास नहीं किया जा सकता। बुखारा के पास पहुंचने के बाद बहुत जल्दी उसने बुखारा को कैप्चर कर लिया और उसके बाद वो बढ़ा समरकंद की तरफ, और समरकंद में पहुंच के भी उसने उस सिटी के डिफेंसेस को तोड़ दिया और वहां पे भी जीत हासिल की। हालांकि यहां से भागने में मोहम्मद शाह कामयाब हो गए थे, इसीलिए चंगेज खान ने अपने दो बहुत अच्छे जनरल्स को मोहम्मद शाह का पीछा करने के लिए लगाया, और इसीलिए फिर बहुत टाइम तक भागते भागते फाइनली फिर मोहम्मद शाह कैस्पियन सी पे एक आइलैंड पे पहुंचे, और वहां उनके पास कोई साथी नहीं था, कोई हेल्प नहीं थी, और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। अगर चंगेज खान की बात करें तो पूरे मानव के इतिहास में ये जो बंदा है, ये वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिगर्स में से एक, क्योंकि एक तरफ इसने इतना उत्पात और इतनी तबाही मचाई है, मतलब करोड़ों लोगों को इस बंदे के ऑर्डर्स पे मारा गया, और इसकी ये स्ट्रैटेजी थी कि अगर इसने किसी शहर को हरा दिया तो वहां के ऑलमोस्ट सब लोगों को मार देता था। इस तरह से ये अपने दुश्मनों से बदला निकालता था, ताकि उसके दुश्मन उससे डरे और उसका जो भय है, उसका जो टेरर है, वो बाकी दूर दूर तक लोगों तक पहुंचे। इतने निर्दयी तरीके से ये प्रिजनर्स और हारे हुए लोगों के साथ डील करता था। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि इस ख्वारिज़म एम्पायर पर अटैक करते समय मंगोल आर्मी जो इतने अलग अलग डायरेक्शन से अटैक कर रही थी, इस पूरे हमले में मंगोल आर्मी ने इतने सारे लोगों को मारा था कि उन कुछ सालों में धरती का कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का जो लेवल है वो कम हो गया था। पर यह भी बात है कि चंगेज खान एक जबरदस्त मिलिट्री कमांडर था। उसकी जो स्ट्रैटेजीज थी, जो टैक्टिक्स थी बैटलफील्ड पे, उनको आज भी मिलिट्री स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। इस कैंपेन में उसकी जो स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा कामगार साबित हुई वो है स्लो स्लो क्विक क्विक। इसमें ऐसा होता है कि पहले आप अपने एनिमी को ऐसा इल्यूजन क्रिएट करो, ऐसा झांसा दो कि आप बहुत वीक हो और आप उनसे जीत नहीं पाओगे। तो जो पहला स्लो है उसका मतलब यह है कि जब चंगेज खान ने डिसाइड कर लिया था कि वो ख्वारिज़म एम्पायर पे हमला करेगा, तो उसके पहले उसने स्लो रह के बहुत डेलिबरेटली बहुत रिसर्च किया कि कैसे कैसे हम ख्वारिज़म एम्पायर के बिल्कुल हार्ट तक पहुंच सकते हैं, कैसे हम अंदर तक पहुंच सकते हैं। और इसीलिए ऐसे कहा जाता है कि इस हमले को शुरू करने से पहले
मंगोल एम्परर ने जो ख्वारिज़म एम्पायर के ऊपर डेजर्ट था, उस डेजर्ट में एक बहुत फेमस गाइड था जिसको पता था कि इस पूरे डेजर्ट में कहाँ कहाँ पे ओएसिस है, मतलब पानी का कोई ढेर है। उस गाइड को चंगेज खान ने पकड़वाया और उस गाइड की मदद से चंगेज खान की आर्मी ने इस डेजर्ट को क्रॉस किया था। मतलब आप सोचिए कि टैक्टिकल लेवल पे इतनी छोटी डिटेल को चंगेज खान ने खुद हैंडल किया। इसके बाद जो दूसरा स्लो है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि मंगोल आर्मी जो जनरल ज़ेब की लीडरशिप में थी, जब उन्होंने फरगना वैली से अटैक किया और जलालुद्दीन उनको हरा पाए थे, ऐसा कहा जाता है कि वो मंगोल स्ट्रैटेजी थी कि पहले हम जानबूझ के हार जाएंगे ताकि एनिमी को ऐसा लगे कि हम वीक है और उनको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये था दूसरा स्लो। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो क्विक है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है कि जनरल जोची के लीडरशिप में जो वो बार बार ऐसे रेड्स कर रहे थे और हमला करके भाग जा रहे थे, इसका पर्पस ये था कि जल्दी जल्दी हमला करके हमको बार बार एनिमी को हैरेस करना है। और जो चौथा क्विक है, उसका सिग्निफिकेंस है, आप कह लीजिए कि फाइनल किलिंग स्ट्रोक, जो चंगेज खान खुद एक आर्मी लेके बुखारा के बाहर एकदम अचानक से प्रकट हो गया। ये जो सारी स्लो क्विक की जो स्ट्रैटेजी थी, इसकी वजह से एनिमी फोर्सेस, उनके सोल्जर्स का मोराल बहुत डाउन होता है, क्योंकि चंगेज खान इस बात को अच्छे से समझता था कि किसी भी आर्मी के सोल्जर्स अनप्रेडिक्टेबिलिटी, मतलब ऐसा कुछ हो जाना जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी, उससे बहुत डरते हैं। और इसी डर को चंगेज खान बार बार एक्सप्लॉइट करता था। इंडिया के अंदर भी मराठा हिस्ट्री में एक ऐसे जनरल थे जो ऐसे ही लाइटनिंग फास्ट अटैक करके वहां से निकल जाते थे। ऐसे बार बार रेड करने की वजह से वो अपने दुश्मनों को कॉन्स्टेंटली हील्स पे रखते थे, उनको रेस्ट ही करने देते थे। तो अगर इन मराठा जनरल का नाम आपको पता है तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासन को सब्सक्राइब जरूर करें।